और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस छिड़ गई। इसे लेकर अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी मेहमान पर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतना हमलावर नहीं हुआ जैसा ट्रंप का गुस्सा जेलेंस्की पर फूट पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ देने की भी धमकी दी। अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद जेलेंस्की कहां जाएंगे और क्या करेंगे। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया और जेलेंस्की पुतिन से भिड़ गए। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सब कुछ बदल गया है। ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की पुतिन से समझौता करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उनकी मदद रोक देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूक्रेन का क्या होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जब बहस हो रही थी, उस दौरान अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कारोवा बेहद तनाव में थी। ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राजदूत अपना हाथ माथे और चेहरे पर रखे हुई दिख रही थी। इसी के साथ जेलेंस्की दोनों देशों के बीच कीमती खनिजों पर समझौते के लिए अमेरिका दौरे पर गए थे, लेकिन ये समझौता अब खटाई में पड़ गया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने इसका विरोध किया और कहा कि वे बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। तय संयुक्त प्रेस वार्ता भी रद्द कर दी गई। जेलेंस्की अमेरिका से खनिज संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक एसयूवी से चले गए। इस तरह जेलेंस्की काफी कुछ गंवाकर अमेरिका से रवाना हो गए। दूसरी ओर इस तमाशे के बाद रूस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे ही इससे फायदा होगा। उस मामले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें बातचीत में तभी दिलचस्पी होगी जब कीव उनकी सभी मांगों को स्वीकार करेगा। बड़ी बात यह है कि इसमें रूस के कब्जे को पूरे 4 यूक्रेनी क्षेत्रों तक बढ़ाना भी शामिल है, तो पुतिन फायदे में रहे। ट्रंप की वापसी ने उनके मिशन को नई गति दी और बाकी रही सही कसर जेलेंस्की ने पूरी कर दी। इसी बीच नाटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सलाह दी है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजे। व्हाइट हाउस में हाल ही में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद रूटे ने ये टिप्पणी की है। रूटे ने बताया है कि उन्होंने जेलेंस्की से स्पष्ट रूप से कहा है कि जेलेंस्की को ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वहीं मार्क रूटे ने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अमेरिका यूक्रेन में स्थायी शांति लाना चाहता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हम सभी मिलकर काम करें। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति और वरिष्ठ अमेरिकी नेतृत्व के साथ अपने रिश्ते सामान्य करें। दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप की बातों से नाराज जेलेंस्की ने सबसे पहले ये कहा था कि जिस रूसी खतरे को ट्रंप हल्के में ले रहे हैं, भविष्य में उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने जैसे ही ये सुना, वो भड़क गए। ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने जेलेंस्की पर कई आरोप लगा दिए। ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका के अपमान का आरोप लगाया, कहा कि शांति की बात करने पर ही वो वापस आए। पूरे मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कई अहम समझौते को अंजाम तक पहुंचाया है और जेलेंस्की इतनी आक्रामकता के साथ बात करेंगे तो कौन बात करेगा। जेलेंस्की शांति समझौते की बात करते हैं, लेकिन शायद चाहते नहीं हैं। लेकिन जेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप के बहस के बाद जेलेंस्की पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेलेंस्की ट्रंप के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाए। व्हाइट हाउस में ट्रंप की कड़वी बातों के दौरान उनके चेहरे के भाव बदल गए। कभी उन्होंने पत्रकारों को बीच में बोलने से रोका, तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। और इसी के बाद अब इजराइल की कर रहे हैं, जहां पर इजराइल ने गाजा पट्टी में सभी सहायता और आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इजराइल ने कहा है कि वो गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं और आपूर्तियों की एंट्री को रोक रहा है।
इजरायल हमास युद्ध विराम का पहला चरण, जिसमें मानवीय सहायता में बढ़ोतरी शामिल थी, शनिवार को समाप्त हो गई। इजरायल ने यह भी कहा कि वो 20 अप्रैल तक युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस निर्णय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर हमास इजरायल की तरफ से युद्ध विराम के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सहायता की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है या नहीं। वहीं इजरायल हमास युद्ध विराम का पहला चरण, जिसमें मानवीय सहायता में बढ़ोतरी शामिल थी, शनिवार को वो समाप्त हो गई। दोनों पक्षों ने अभी तक दूसरे चरण पर बातचीत नहीं की है, जिसमें हमास को इजरायल के पीछे हटने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करना था। इजरायल ने रविवार को पहले कहा कि वो रमजान या 20 अप्रैल तक युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत हमास पहले दिन आधे बंधकों को रिहा कर देगा और बाकी को तब रिहा करेगा जब स्थायी युद्ध विराम पर समझौता हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र या कतर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई, जो 1 साल से अधिक समय से इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, हमास ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें रमजान और पास ओवर के दौरान गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की बात कही गई है। और वहीं बात अमेरिका की, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। दरअसल 3 सिविलियन फ्लाइट ने कथित तौर पर फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट के ऊपर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इसके बाद नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी कि NORAD ने 3 फाइटर जेट भेजे। इसके बाद उन विमानों को हवाई क्षेत्र से बाहर निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार-ए-लागो रिजॉर्ट के ऊपर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:05, दोपहर 12:10 और 12:50 पर हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब मार-ए-लागो रिजॉर्ट आए थे, तब उनकी इस यात्रा के दौरान 3 बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ। 15 फरवरी को 2 बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ और 17 फरवरी को राष्ट्रपति दिवस पर 1 बार इस क्षेत्र का उल्लंघन किया गया। ये तीनों विमान हवाई क्षेत्र में क्यों घुसे थे, इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों एयरक्राफ्ट सिविलियन विमान थे। एक के बाद एक एयरक्राफ्ट के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। वहीं ये भी बता दें कि ये बातें भी सामने आ रही हैं कि नागरिक विमानों को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर करने के लिए लड़ाकू विमानों ने फ्लेयर्स का उपयोग किया था। आपको बता दें कि हवाई क्षेत्र उल्लंघन में फ्लेयर्स का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे जमीन पर मौजूद लोगों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता है और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले पायलट को भी इससे बाहर होने का इशारा मिल जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि F-16 जेट विमानों ने जब उन सिविलियन विमान को हवाई क्षेत्र से बाहर कर दिया, उसके बाद ट्रंप अपने रिजॉर्ट पहुंचे। अब बात कर रहे हैं जिस देश की आधी आबादी हिंदू है, उस देश पर अब आसमानी खतरा मंडरा रहा है। बात कर रहे हैं मॉरिशस, एक ऐसा देश जो इस समय अलर्ट मोड पर है और हाल ही में देश में तूफान के चलते लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। मॉरिशस में साल 2011 की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के मुताबिक 48% आबादी हिंदू है। मॉरिशस से लेकर आसपास के आइलैंड इलाकों में बुधवार से गारेंस चक्रवात का खतरा बना हुआ है। इसी बीच शुक्रवार का दिन देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ।
सभी लोग अलर्ट मोड पर थे और इसी दिन इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि चक्रवात देश को हिट करेगा। वहीं मॉरिशस में अब हालात सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चक्रवात का खतरा कम हो रहा है। चक्रवात गारन से खतरा कम होने के चलते मॉरिशस ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया है। वहीं मॉरिशस लिमिटेड के एयरपोर्टों ने कहा है कि मॉरिशस मौसम विज्ञान जब तूफान की चेतावनी हटा देगा, उसी के बाद एयरपोर्ट का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ सार्वजनिक सेवा मंत्रालय ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को फिर से काम शुरू करने की सलाह दी है। आपको ये भी बता दें, मॉरिशस में करीबी आइलैंड ला रीयूनियन में खतरनाक तबाही मची। शुक्रवार की सुबह जब चक्रवात ने वहां हिट किया तो 3 लोगों की मौत दर्ज की गई है और हजारों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह को पर्पल अलर्ट जारी किया था, जो खतरे की चेतावनी का हाई लेवल है। चक्रवात 234 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वहीं आपको ये भी बता दें कि 18,000 घरों में बिजली गुल हो गई थी और 17,000 घरों में पानी नहीं आ रहा था। इसी के चलते सभी लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया था। साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि मॉरिशस में अब कैसी स्थिति है। बता दें कि मॉरिशस मौसम विज्ञान की ओर से बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि मॉरिशस में गॉरेंस से जुड़े क्लाउड बैंड आइलैंड पर मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने संभावना जताई है कि गॉरेंस चक्रवात के गुजर जाने के चलते वहां पर ऐसे हालात हो गए, कभी भी मध्य या तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बारिश मॉरिशस की मुश्किल बढ़ा सकती है और कुछ जगह पर बाढ़ तक दस्तक दे सकती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि समुद्र बहुत अशांत होगा और चट्टानों से परे 5 से 7 मीटर तक लहरें उठेंगी। तूफान बढ़ने से मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम में निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ भी आ सकती है। इसके साथ ही लोगों को समुद्र में न जाने की और समुद्र तटों के किनारे जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश में तापमान 26 से 29 डिग्री तक रहेगा। वहीं कोस्ट पर तापमान 31 से 34 बना रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें, मॉरिशस में शुक्रवार को चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और लोगों को घरों से न निकलने की एडवाइजरी भी जारी की गई। इसी के बाद सभी लोग गुरुवार को ही सुपरमार्केट में खाने पीने का जरूरी सामान खरीदने के लिए कतार में लग गए। लंबी कतार में खड़े लोगों को देख ऐसा लग रहा था जैसे देश में कोविड-19 के लॉकडाउन वाली हालात बन गए हैं, जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते और एक पानी की बोतल खरीदने के लिए दुकान में 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा था। और अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका के टेक्सास की कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के चंद्रमा मिशन ब्लू घोस्ट ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। ये लैंडिंग चांद के मेयर क्रिसियम क्षेत्र में हुई। यह मिशन 3 बड़े स्पेस मिशन की शुरुआत है, जो चांद के इस न दिखे गए हिस्से में उतरेंगे। इसी के साथ 15 जनवरी 2025 को ब्लू घोस्ट मिशन की शुरुआत हुई थी, जब इसे स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस अंतरिक्ष मिशन ने करीब 1 महीना पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटे। इसके बाद वो चंद्रमा की तरफ रवाना हुआ और 16 दिन चंद्रमा की कक्षा में रहने के बाद 2 मार्च को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर गया। इसी के साथ ये भी बता दें कि फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि ब्लू घोस्ट ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इसके साथ ही फायरफ्लाई एरोस्पेस पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके अंतरिक्ष यान ने चांद पर लैंडिंग की। ये चांद पर खोज की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। गौरतलब है कि फायरफ्लाई एरोस्पेस ने नासा की मदद से इस मिशन को पूरा किया। बता दें, ब्लू घोस्ट मिशन के साथ नासा ने अपने 10 पेलोड भेजे हैं, जो इसके कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मिशन से चंद्रमा के वातावरण को लेकर अहम जानकारी जुटाने का लक्ष्य है। ब्लू घोस्ट चांद के आंतरिक हिस्से में गर्मी के बहाव का अध्ययन करेगा। इसी के साथ जिससे वैज्ञानिकों के चांद पर गर्मी की उत्पत्ति का पता चल सकेगा। ब्लू घोस्ट मिशन करीब 14 दिनों का है। ये चांद पर 1 दिन के बराबर है। यही फायरफ्लाई
एरोस्पेस के इस सफल मिशन से चांद पर इंसानी पहुंच को बढ़ाने की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। इस मिशन को घोस्ट राइडर्स इन द स्काई नाम दिया गया है, जो चांद पर पहली कमर्शियल लैंडिंग के 1 साल के बाद सामने आया है। ये चांद मिशन नासा के प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर लागत में कमी करने और आर्टेमिस का बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा भी है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य चांद पर से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना है।